मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं साथियों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये साइंस का सेशन होता है। ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे आप एसएससी जीडी, यूपी टेट, रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम्स बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर लेखपाल हो गया, यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहाँ पर भी साइंस आते हैं। वैसे साइंस तो सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग अब तक दोस्तों 18 टेस्ट हमने कर लिया है और हर टेस्ट में दोस्तों शुरुआत के जो स्टार्टिंग के 10 मतलब कि 10th टेस्ट तक जो हैं उसमें हम लोग 30-30 क्वेश्चन 35-35 क्वेश्चन कवर किया है। उसके बाद से लेकर 18 तक दोस्तों हमने जो फिजिक्स का क्वेश्चन है लगभग 25 से 25 क्वेश्चन हमने किया है। आज से आपका 19-20 लगभग 10 से 15 टेस्ट ऐसे होंगे जो कि आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम लोग बायो का स्टार्ट करेंगे। फिर एक बार आपको ऐसा वीडियो दे दिया जाएगा, बिल्कुल 1-2 घंटे 3-4 घंटे का वीडियो, जो कि एक ही में सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी ग्रुप डी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, अनेकों एग्जाम्स के लिए जहाँ पे भी प्रश्न आते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सबके लिए दोस्तों। तो आप लोग उसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी इसका फ़ायदा मिलने वाले हैं, अन्यथा दोस्तों तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और चले जाते हैं ऐसे ही। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आणविक संरचना का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर हम एक एटम बना दें, एक एटम बनाते हैं तो उसके अंदर दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यही होता है आणविक संरचना। अब देखिए किसमें यह बात लिखी हुई है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होता है, लेकिन माइनस में होता है। और न्यूट्रॉन बिल्कुल आवेश रहित होता है, मतलब इस पे आवेश नहीं होता है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है साथियों, और जो न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे जो द्रव्यमान होता है लगभग लगभग बराबर होते हैं। लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻ में दोस्तों -31 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, उसको आप बता सकते हैं कितना होता है, तो बता देंगे दोस्तों आप कितना होता है, तो बता देंगे इसमें 9.1 समथिंग होता है इंटू 10⁻⁻27 यह होता है। आप इसको आराम से याद कर लेंगे, यह बहुत उस एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा आपने, बहुत बार ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा दोस्तों। यही एक इसी का काम होता है कि जो युक्तियां होती हैं, जो प्रतिरोध होता है निम्न क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध तक क्षेत्र तक ले जाने का ये ट्रांजिस्टर का कार्य होता है। डायोड आपने सुना होगा, डायोड का मतलब जो बल्ब वगैरह में देखते हैं, डायोड बल्ब जो जलती है छड़ के नुमा। संधारित्र का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो आपका इस प्रकार से बना होता है, जिसे कैपेसिटर बोलते हैं। और प्रेरक का मतलब आपको पता है ये दोस्तों, प्रेरक को बोलते हैं इंडक्टर, इंडक्टर बोला जाता है ना। चलिए बेहतरीन तरीके से अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। देखिए, जो कोबाल्ट 60 होते हैं दोस्तों, पहले तो यह याद रख लें, कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए होता है दोस्तों। कैंसर के इलाज के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें कैंसर के इलाज के लिए होता है तो जाहिर सी बात है उसकी जो पेनिट्रेशन पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा होगा भाई, किरण का, है ना, बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पांचवें का सी हो जाएगा, गामा किरण। दोस्तों गामा किरण पर आवेश जो होता है दोस्तों, बिल्कुल भी यह आवेश मतलब कि यह अस्तित्व मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, यह कह लीजिए, है ना, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। और जो अल्फा होता है दोस्तों, यह पॉजिटिव आवेश वाला होता है, और जो बीटा होता है यह निगेटिव आवेश का होता है। और एक्स किरण आपको पता है दोस्तों, सबसे ऊपर से अगर क्रम से देखा जाए तो हमारी सबसे ऊपर आता है गामा किरण, फिर उसके नीचे आता है दोस्तों आपका एक्स किरण, फिर उसके नीचे आता है यूवी किरण। एक मिनट, सबसे ऊपर आता है दोस्तों आपका गामा किरण, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स किरण आता है। फिर उसके बाद आपको पता है दृश्य किरण आ जाती है, दृश्य किरण जिसे हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद अवरक्त किरण, अवरक्त आ जाता है। फिर उसके नीचे दोस्तों आ जाता है, अवरक्त के नीचे आ जाता है आपका दीर्घ रेडियो वेव्स, फिर लघु रेडियो वेव्स, इस तरह आ जाते हैं। अब ऊपर से नीचे के क्रम में जिस प्रकार से हमने क्रम लगाया है, ऊपर से नीचे के क्रम में आएंगे तो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बढ़ता मिलेगा हमें। अब हम नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला दोस्तों, और सबसे ज़्यादा फैलने वाला आपका गामा किरण होता है, याद रखेंगे, है ना। गामा किरण की दोस्तों क्या होती है, आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है।
ये चीज़ याद रखेंगे। वेधने की क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है साथियों? तो बता देंगे सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य जो होता है हमारा नीचे यानी कि दीर्घ और लघु लघु किरणों की होती है, रेडियो वेव्स के होते हैं, है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? अब वही बात है, किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी आप खुद बताइए। सबसे ऊपर गामा था, उसके नीचे यूवी था, यूवी के बाद देखिए ना ही इसमें गामा दिया है ना यूवी दिया है, उसके नीचे क्या था, यक्स था। तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा क्या होगा, ऊर्जा की क्षमता घटती चली जाएगी। तो उसके नीचे दृश्य आ जाएगा, उसके नीचे आपका पता है दोस्तों इस तरह आते क्रम में चले जाएंगे, है ना? इंफ्रारेड आएगा, फिर यक्स, फिर आपका दीर्घ रेडियो वेव्स, फिर लघु रेडियो वेव्स, इस तरह आते चले जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्सरे। जो एक्स किरणें हैं, एक्सरे किरणें हैं दोस्तों, इनका जो होता है सर्वाधिक ऊर्जावान होते हैं यह, ये चीज़ याद रखेंगे। क्योंकि हमने बताया सबसे ऊपर गामा, 1 मिनट इसको ट्रांसफर करिए तो यहाँ पर यक्स होता है भैया, यहाँ पर यू भी होता है ना? पहले गामा होता है, फिर एक्स किरण होता है, फिर यूवी रे होता है। इस प्रकार से होता है साथियों। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हुआ, गामा के बाद यक्स का, फिर यूवी का, फिर दृश्य किरण का। इस तरह से एनर्जी घटती चली जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यक्स किरणें। चलिए अगले पे चलते हैं। आप लोग आंसर देते रहिए। देखिए कमेंट ना पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप लोग आंसर नहीं देंगे, नाम लेने का मतलब ये नहीं कि आप लोग आंसर नहीं देंगे। आप लोग आंसर दीजिए और लास्ट में आप जो बताइएगा आपने 20 या 25 क्वेश्चन में से कितना अटेम्प्ट किया है। ऐसे ही प्रश्न प्रश्न हर जगह आते हैं और आप लोग अभी से तैयारी करने पे लग जाइए। ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। एसएससी जीडी यूपी टेट दोस्तों, जब एग्जाम होने लगते हैं तब आप लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम नहीं होते हैं तो आप लोग को यह सुनने को मिलता है कि भाई एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। भाई एग्जाम हो तो रहे हैं। अभी देखिए यूपी पहले सीपीईटी का एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की भी हमने अपलोड किया है। आप लोग खुद देखिए, अगर जो बच्चे दिए हैं उसको जाके मिलाइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। विद्युत उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? अब देखिए विद्युत उत्पन्न करना है तो हमें किस धातु का उपयोग करना होगा? दोस्तों यूरेनियम का उपयोग करना होगा भाई। हमें पता है, देखिए हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है भविष्य का ईंधन। याद रखेंगे दोस्तों, यूरेनियम हो गया, एक होता है थोरियम। यूरेनियम सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और थोरियम सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। दोनों दोस्तों, दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों दोस्तों कहाँ एनर्जी के लिए ही होते हैं, विद्युत यानी कि विद्युत उपयोग के लिए ही होते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं दोनों के दोनों, यूरेनियम भी और थोरियम भी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन सा यूरेनियम विद्युत उत्पन्न करता है, तो यूरेनियम याद रखेंगे साथियों। ये तीनों नहीं, ये तीनों तो देखिए लोहा क्या है, लोहा तो आपको पता है धातु ही है, लेकिन इसमें यह विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। तांबा, तांबा आपका दोस्तों कंडक्टर, आपको पता है एल्यूमिनियम भी आपका कंडक्टर ही है, लेकिन तांबा से कम है। सबसे ज़्यादा जो सुचालक होता है दोस्तों वो आपका चांदी होती है, फिर उसके बाद तांबा होता है। इस प्रकार से क्रम में होते हैं, जो धातुएं होते हैं उसी में आपका करंट बहता है, या फिर करंट फ्लो होता है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? कौन एक अणु परमाणु कण नहीं? वही बात है, फिर से नाभिक बनाइए। नाभिक में न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, चक्कर करेंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन भी सही है, प्रोटॉन भी सही है और इलेक्ट्रॉन भी सही है। न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों नाभिक या फिर अणु का परमाणु नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है। चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करिए। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह तो सही भाई, चार्ल्स डार्विन ने ही विकास का सिद्धांत दिया था दोस्तों। वही जो आपका पता है दोस्तों, जिराफ वाली घटना आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई कोई भी अंग अगर हम यूज नहीं करते हैं तो वो लास्ट में उसका अंत होना निश्चित है। अगर किसी अंग को हम बार बार यूज कर किए जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, विकास होगा। यही डार्विन ने बताया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन। भाई परमाणु के नाभिक में अगर टूटेगा तो वहाँ पे विखंडन होगा भाई, संलयन कहाँ से हो जाएगा? संलयन का मतलब होता है जुटना, है ना? और टूटना का मतलब विखंडन होता है। तो यही तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों। यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए पढ़ लीजिए। ड्राई आइस जो होते हैं, जो सूखा बर्फ होता है, आइस होता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बस सही है ये तो। इसके बाद टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था, ये भी सही है, ये भी सही। गलत तो यही है हमारा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। एटम बम, देखिए दो चीज़ होता है दोस्तों, एक होता है परमाणु बम, एक होता है परमाणु बम। याद रखेंगे दोनों आप। परमाणु बम, एक होता है दोस्तों हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, है ना? 1 मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम दोस्तों इस प्रकार से होते हैं। देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों वो संलयन के लिए होता है, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के लिए होता है। दोनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लेकिन पूछा है एटम बम दोस्तों। एटम बम किस लिए होता है तो आप बता देंगे दोस्तों, एटम बम नाभिकीय विखंडन, परमाणु बम कहिए या फिर एटम बम कहिए, बात तो एक ही है। एटम को ही तो परमाणु कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी नाम है परमाणु और इंग्लिश नाम है एटम। तो एटम बम कहिए चाहे परमाणु बम कहिए, उसमें आएगा विखंडन। और जब हाइड्रोजन बम की बात करेगा दोस्तों, संलयन।
जो हमारा दोस्तों सन में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है किस प्रकार से बनता है, तो हाइड्रोजन संलयन के कारण ही बनता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? जो साइक्लोट्रॉन होता है साथियों, वो किसको त्वरित करने के लिए होता है? तो आप बता देंगे दोस्तों, वो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए होता है। बस इसको आप इसी तरह याद करेंगे। प्रोटॉन को क्या करता है? त्वरित कर देता है। याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा परमाणु का भाग नहीं है? कौन-सा परमाणु का भाग नहीं? वही बात है, फिर से घुमा-फिरा के पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोस्तों और न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फोटॉन होगा। देखिए साथियों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो कम से कम, अगर 20 क्वेश्चन हम लिए हैं आज, क्योंकि 20 ही लिया गया है, तो कम से कम आप 15 तो सही ही करेंगे। 15 प्लस, 15 प्लस। जो बच्चा 18, 19, 20 करता है वो बेस्ट है उसकी तैयारी। और जिसका नहीं है भैया, वो सारा सेशन देख ले। ये डेली सेशन आता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे डेली देखने के लिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? बताइए। सर्वोत्तम अनुकूल यही भैया, क्योंकि यह प्रदूषण कम करेगा। सौर सेल आपको पता होना चाहिए। सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में इस प्रकार से कन्वर्ट करता है ना? नाभिकीय विखंडन ये तो होता है भैया, इससे भी पॉल्यूशन होता है, इससे भी पॉल्यूशन होता है। पेट्रोलियम से भी होता है, वन उत्पादन से भी होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन से भी होता है। लेकिन सौर सेल ऐसा एनर्जी है दोस्तों जो कि पर्यावरण को अनुकूल प्रदान करेगा, अनुकूलित रखेगा। नेक्स्ट, समृद्धि यूरेनियम होता है। समृद्धि यूरेनियम क्या होता है साथियों? आप इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। एक होता है यूरेनियम 235, 235, एक होता है 234 के आसपास में होता है। 34 या 38 होता है दोस्तों, 38 होता है। याद रखेंगे जो यूरेनियम 235 होता है, ये रेडियोधर्मिता बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों। ये आइसोटोप का घटक है। आइसोटोप का घटक है। आइसोटोप का मतलब हो गया जिसमें कि आपके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। और आइसोबार का मतलब हो गया जिसमें कि दोस्तों आपके जिसे संभारिक बोलते हैं हिंदी में, और आइसोटोप का मतलब समस्थानिक हो गया। आइसोबार का मतलब हो गया जिसमें परमाणु भार समान होते हैं। तो याद रखें कि साथियों, जो प्राकृतिक यूरेनियम होते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मिता यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, यही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि समृद्ध यूरेनियम दोस्तों वही होगा, यू 235। इसको याद कर लेंगे। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो आपके मेंडलीव थे, मेंडलीव के ऊपर अगर जो अष्टक नियम दिए थे दोस्तों, जिन्होंने अष्टक नियम दिया था आपका, अष्टक नियम दिए थे दोस्तों, उन्होंने 56 एलिमेंट को लिए थे। 56 एलिमेंट को लिए थे, जिसमें से उनका पहला था हाइड्रोजन और दूसरा उनका एलिमेंट था दोस्तों यूरेनियम, सॉरी थोरियम था। थोरियम था दोस्तों। थोरियम का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 90। अगर बात करेंगे इसके बाद आ जाते हैं मेंडलीव। मेंडलीव दोस्तों जो सब जाने जाते हैं पीरियोडिक टेबल के पिता के रूप में, पितामह के रूप में, उन्होंने 63 एलिमेंट को लिया था। उन्होंने भी पहले हाइड्रोजन को लिया था और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट था दोस्तों उनका यूरेनियम था। इस तरह से उन्होंने लिया था। यूरेनियम का मतलब 92 परमाणु क्रमांक वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? भाई अभी तो हमने बताया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। लेकिन यहाँ पे फंसा दिया, दो प्रकार से संलयन है। अब ना हाइड्रोजन बम है, अगर उसको आप फोड़ देंगे तो उसको क्या रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। यानी कि अनियंत्रित संलयन पर आधारित होता है साथियों। हाइड्रोजन बम अगर एक बार फूट गया तो क्या उसे आप रोक सकते हैं? चाह कर भी नहीं रोका जा सकता। भाई जैसे देख लीजिए आप, परमाणु बम हो गया। परमाणु बम सबसे ज़्यादा जो अभी अभी तक मतलब तबाही मचा रहा है दोस्तों, जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और दोस्तों 9 अगस्त 1945 में जो अमेरिका द्वारा गिराया गया था। आज भी वह उसी तरह बच्चे अपंग, लूला, लंगड़ा इस तरह पैदा होते हैं दोस्तों वहाँ पर, है ना? कोई अंग ही किसी का भंग रहता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मतलब कि अच्छे ढंग से नहीं पैदा होते हैं। वही चीज़ है दोस्तों हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन पर आधारित होता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है ना? इसमें क्या होता है, अगर एक बार बनता गया हाइड्रोजन, हीलियम में टूटता गया, हाइड्रोजन बना, हीलियम में टूटा, एक हाइड्रोजन 2 हीलियम में टूटा, इस प्रकार से दोस्तों ये टूटता चला जाता है और इसी को कहते हैं अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। यानी कि इस प्रकार से ये संरचना बनता है, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, फिर यहाँ पे एक आएगा, फिर इसमें से टूटेगा, फिर इसमें से टूटेगा। इस प्रकार से यह एक श्रेणी, एक श्रृंखला बना लेता है दोस्तों। इसी को कहते हैं अनियंत्रित, है ना? नेक्स्ट, सौर सेल परिवर्तित करता ही है। बताइए सौर सेल किसको किस में परिवर्तित करती है? यही तो हमने बताया, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह राइट है दोस्तों, यह राइट है। नीचे क्या दिया है? अच्छा दोनों राइट है दोस्तों, ये देखिए दोनों प्रकार से राइट है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं तो आप हमेशा एप्रोप्रिएट आंसर चूज करेंगे दोस्तों। देखिए प्रकाश ऊर्जा तो लाइट की एनर्जी भी हो सकती है, बल्ब की भी हो सकती है, बाइक की भी हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा मोमबत्ती की भी हो सकती है, लेकिन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है दोस्तों सौर सेल। तो याद रखेंगे दोस्तों, सौर सेल है तो सौर ऊर्जा को बदलेगी ना, तो राइट आंसर आपका बी,
एप्रोप्रिएट आंसर चूज करेंगे तो राइट आंसर बी देंगे, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, यही आंसर रेलवे ग्रुप डी भी पिछली बार पूछा था और इसको सत्य माना गया है दोस्तों। यूपी टेट में कई बार आ चुका है ना। यह आपका बहुत तरह के, जैसे कि बात करें मोमबत्ती जब जलती है तो किस प्रकार की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, तो आप बताएंगे दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब बल्ब जलता है ना, जो ट्यूबलाइट वगैरह हैं जब जलते हैं दोस्तों, वो प्रकाश ऊर्जा सॉरी इलेक्ट्रिक ऊर्जा को दोस्तों प्रकाश ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे प्रेस, जो इस्त्री हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं दोस्तों, वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। इस प्रकार से होते हैं, आप इसे याद कर लेंगे। जैसे डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी प्रकार से मोटर होता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। यही सारी चीज़ें हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक होता है, इसका सही मीनिंग है, इसको मिला देंगे तो ऋणात्मक आवेश होता है। भैया किस पे ऋणात्मक आवेश होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों, बीटा की ऋण पर ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा पर धनात्मक होता है, या आवेश रहित होता है, गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, भाई नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य की रेडिएंट ऊर्जा है ना नाभिकीय संलयन से होती है। उसके बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। कोरोना, वही कोरोना, वह कोरोना नहीं जो इसमें फैला हुआ है भाई, कोरोना, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सत्य है, अब आपको बताना है कौन सा सत्य है। चलिए बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले, संलयन एवं विखंडन दोनों समान ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है, संलयन ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है और विखंडन कम करता है ना। दोनों में कुछ भी हो सकता है। संलयन में प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा विखंडन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उत्सर्जित ऊर्जा से अधिक होता है। भैया सही है, यही जो संलयन होता है वो ज़्यादा एनर्जी दोस्तों उत्पन्न करता है प्रति इकाई से, द्रव्यमान से अगर देखा जाए तो, है ना। तो यही राइट आंसर आपका है दोस्तों, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ, इसके पीडीएफ के लिए आप करंट हेवन यूट्यूब चैनल पे तो बने ही रहिएगा। इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा आपको पीडीएफ का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आपका कोई पेपर अगर सोल्यूशन कराते हैं उसका हो, है ना। आप आराम से उसको लेकर तैयारी किया करिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में दोस्तों आपके ग्रुप डी का हम स्टार्ट करने वाले हैं 2-3 दिन में। जैसे ही अनाउंस तो हो गया है पेपर का डेट आपका, जैसे ही दोस्तों आ जाती है पेपर, बहुत सी करीब अब तो होने ही वाले हैं पेपर, अब घबराइए मत आप लोग, बिल्कुल मत घबराइए। और जो आप शब्द वगैरह कहते हैं ना, ये समझ लीजिए आप अपने लिए बुरा कहते हैं, किसी और को नहीं बुरा कहते हैं, है ना। दोस्तों अगर आपको ग्रुप डी निकालना है तो हम साइंस का, या फिर कह लीजिए पूरे 100 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, कल या परसों से। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम कराएंगे, और देखिएगा सारे के सारे प्रश्न उसी में से आएंगे। आपको जब पेपर देकर आएंगे तब बोलेंगे आप, हाँ सर बेस्ट कराया आपने। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, भाई सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, हीलियम भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में, अधिकतम मात्रा में हाइड्रोजन होता है दोस्तों। कितना होता है सर, 74% होता है दोस्तों हाइड्रोजन, और 27% के आसपास में 21 21% के आसपास में दोस्तों क्या होता है, हीलियम होता है। 21 और 74 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिए यहाँ से इसको दे देगा, कितना हो गया 85, है ना। 95 हो गया, 95, और 5% में और बहुत सारे होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। हीलियम के नाभिक में होता है, भाई हीलियम के नाभिक में क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। आप यह याद कर लेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है और बराबर परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड से बताते हैं भाई। इसके बाद जो होता है आपका, अगर परमाणु क्रमांक में से यानी कि जेड माइनस अगर आप पी कर देते हैं, एक मिनट ये तो बराबर होते हैं ना। अगर आप एटॉमिक भार में से, यानी कि आपका अगर हीलियम देखा जाए, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और परमाणु भार होता है दोस्तों कितना, 4 होता है। अगर हमको पता करना हो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन बता देंगे बराबर होता है प्रोटॉन के, यानी कि 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, प्रोटॉन भी 2 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों क्या होता है, एटॉमिक भार में से, यानी कि 4 माइनस, आप चाहे इलेक्ट्रॉन को, चाहे प्रोटॉन को, चाहे परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 2। इस प्रकार से याद रखेंगे, 2 प्रोटॉन भी होगा, 2 न्यूट्रॉन भी होगा। तो साथियों हम इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम बात करें सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ सोडियम 11 होता है। अगर हम इसका लमसम ले तो 22, 22 नहीं 23 के आसपास होता है, लेकिन हम 22 ले लेते हैं ना। 22 नहीं, चलिए 23 ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं, 23 के आसपास होता है तो हम 23 ले लिए। अब अगर पूछा जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताइए, तो आप इलेक्ट्रॉन बता देंगे बराबर होता है प्रोटॉन के, बराबर होता है परमाणु क्रमांक के, बराबर हो गया 11, क्योंकि जो इसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों यही होता है प्रोटॉन, यही होता है इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता करना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर होगा दोस्तों 23, यानी कि परमाणु भार माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, दोनों में से तीनों में से कोई माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आ जाएगा।
इस प्रकार से आप बता देंगे 12 होगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा दोस्तों 11 होंगे। सेम इसी प्रकार से हीलियम भी दो 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 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों, हमने बताया अभी निकाल के आपको। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है दोस्तों, उसमें मॉडरेटर का कार्य क्या होता है बताइए। क्या होता है साथियों, न्यूट्रॉन की जो लोड होती है दोस्तों उसी को तो कम करता है, जो न्यूट्रॉन का लोड होता है उसको कम कर देता है भाई। यही तो राइट आंसर होगा इसका बी, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न था। अगर आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों और भी प्रश्न, डेली प्रश्न 9 बजे करने हैं साइंस के, तो आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि साइंस मोस्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पेट का एग्जाम हुआ था, इसमें भी बहुत सारे साइंस के प्रश्न आए थे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। जो बच्चे दिए होंगे उनको पता होगा दोस्तों, और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म से गए होंगे उनको भी पता होगा दोस्तों। जो फिजिक्स के प्रश्न आए थे हमारे ही सेशन से आए थे, जैसे ओम का नियम पूछा गया था, और धारा कैसे प्रभावित होती है पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनसे पूछिए आप, और बेहतरीन तरीके से सारे क्लासेस आप फॉलो करिए दोस्तों। धन्यवाद।